अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने अभी तक तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और उम्मीद है कि आप मुझे ऐसा करने पर मजबूर नहीं करेंगे। मैंने वकील सफाई के हमले के जवाब में मुतनब्बे करने वाले अंदाज में कहा, फिर रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए गहरी संजीदगी से इजाफा किया। जनाब आली, मैं मुतशक्किक नहीं मुतयक्किन हूँ कि गवाह 2 लाख की रकम के हवाले से सरासर गलत बयानी से काम ले रहा है। अगर इस मौके पर जिरा के सिलसिले को किसी भी वजह से रोक दिया गया तो सच्चाई के चेहरे पर दरोगोई का दबीज पर्दा पड़ जाएगा। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत से वादा करता हूँ कि अगर डिफेंस की जानिब से मेरी जिरह में कोई रखना न डाला जाए तो मैं इस गवाह के मकरो फरेब को चंद मिनट में बेनकाब करके दिखा दूंगा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, जज ने फैसला कुन अंदाज में कहा। मिस्टर बेग, यू कैन प्रोसीड फर्दर। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि जज मेरी बात की तह तक पहुँच गया था। मैं जारिहाना अंदाज में विटनेस बॉक्स में इस्तादा सादिक अली की जानिब मुड़ा और बिफरे हुए लहजे में कहा, मोहरशदा प्राइज बॉन्ड और इनामी रकम की वसूली की बैंक रसीद कहाँ है? मेरे इस बदले हुए मायनेखेज अंदाज ने इसे अंदर बाहर से लर्जा कर रख दिया था। इसके तेजी से खुश्क होते हुए रेतीले हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली, अब तो इस बात को काफ़ी अरसा गुजर चुका है। मुझे नहीं मालूम कि वो सब कहाँ है। मुझे कुछ याद नहीं। बात के इख्तिताम पर इसने किसी मुसीबत ज़दा इंसान की तरह दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। जिस तरह नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, एन इसी तरह झूठ बोलने के लिए भी हाजिर दिमागी नागुज़ीर है। मगर लगता है तुम्हारे पास अकल है और ना ही हाजिर दिमागी। मैंने उसके खवास और आसाब को अपनी गिरफ्त में लेते हुए हिकारत भरे लहजे में कहा, मुझे बताओ, तुमने अपना वो तसव्वुराती इनामी बॉन्ड किस तारीख को पेश कराया था? मैं खुद उसका रिकॉर्ड निकलवा कर अदालत में पेश कर दूंगा। पानी, वो अपने हलक पर हाथ फेरते हुए इज़्तिराबी लहजे में बोला, मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांस रुक रही है। मैं गवाह सादिक अली पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुका था। इस मौके पर उसे ज़रा सी भी ढील देना बने बनाए खेल को बिगाड़ने के मुतरादिफ होता। लिहाजा मैंने बेरहमी से कहा, तुम्हारा दम उलझे या सांस टूटे, इस वक्त तक तुम्हें पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी जब तक तुम मुअज़्ज़िज़ अदालत को ये नहीं बता देते कि वक़ुआ के 1-1.5 माह बाद ही कारोबार शुरू करने के लिए तुम्हारे पास 2 लाख रुपए कहाँ से आए थे। और हाँ, मैंने ज़रा देर को रुककर निगाहों ही निगाहों में उसे धमकी दी, फिर अटल लहजे में इजाफा करते हुए कहा, इस सिलसिले में कोई नई कहानी, कोई आनाकानी नहीं चलेगी। इसकी कैफियत न पाए रफ्तन न जाए मानदन की तफसीर पेश करने लगी। वो चंद लम्हात तक मुतामिल रहा, फिर किसी हारे हुए जौहरी के मानिंद होशियारी और चालाकी के सारे पत्ते फेंक कर मिन्नत रेज लहजे में बोला, आप मेरे लिए पानी मंगवाएं, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। जनाब आली, मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, मैंने अर्ज़े भेजाए गवाह पर जो डरलिंग की है उसके नतीजे में इस केस को हवाई जहाज़ की रफ्तार से उड़ाने वाला ताकतवर हाई ऑक्टेन गैसोलीन बाहर निकलने को बेताब है। आप एक गिलास पानी के लिए अहकामात सादिर करें। जज ने मुतालिका अदालती अमले को मेरी दरख्वास्त के मुताबिक पानी मुहैया करने का हुक्म दे दिया। सादिक अली ने पानी पीने के बाद जो हकीकत उगली उसका खुलासा कुछ इस तरह था। थाना सादिक के मुताबिक वक़ुआ से चंद रोज़ बाद एक अजनबी शख्स ने उससे मुलाकात की थी और उसे ये पेशकश की थी कि अगर फैसल मर्डर केस में वो इस शख्स के हस्ब मंशा गवाही दे तो इसे इनाम में 1 लाख रुपया दिए जाएंगे। वो लालच में आ गया और उसने अजनबी शख्स की बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में तुम मुझे 1 लाख रुपया दोगे? इस शख्स ने जवाब दिया, 25% मैं तुम्हें अभी एडवांस में दूंगा, 25% उस वक्त जब तुम हमारी मर्जी का बयान दोगे और 50% अपने बयान पर जमे रहने के बाद। बकौले सादिक अली, इस तरह 3 किस्तों में 1 माह के अंदर उसने मज़कूरा अजनबी शख्स की हिदायत पर अमल करते हुए इससे पूरे 1 लाख रुपए वसूल कर लिए थे। सादिक अली ने ज़ारो कतार रोते हुए कस्में खाकर मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया कि वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। उसने इब्तिदा में 1 लाख रुपए कारोबार में डाले, मुख्तलिफ कंपनियों से कुछ माल क्रेडिट पर भी उठाया। इसके बाद इसकी मेहनत ने रंग दिखाया और इस वक्त वो एक मुतमईन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, वगैरह वगैरह।
मैंने गवाह का इतराफी बयान हल्फी मुकम्मल होने पर जज की तरफ देखते हुए मतानत भरे अंदाज में कहा, जनाब आली, हकीकत रोज़े रोशन की मानिंद आया हो चुकी है। मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। गवाह गलत बयानी से भी तो काम ले सकता है। वकील सफाई ने लफ्ज़ से एतराज़ उठाया और बफर्ज़ मुखाल थोड़ी देर के लिए गवाह की कहानी को सच मान भी लिया जाए तो इससे ये साबित नहीं होता कि केडी खान या इसके किसी आदमी ने इस केस को मैनिपुलेट करने के लिए गवाह को 1 लाख रुपए दिए थे। माय डियर डिफेंस, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए नहायती तहम्मुल से जवाब दिया। ऐसी सूरत में मोअज़्ज़िज़ अदालत ये देखेगी कि सादिक अली के बयान बदलने से किसको फ़ायदा हुआ, इसका बेनिफिशरी इस्तग़ासा था या डिफेंस। मैंने ज़रा देर को रुककर फातिहाना अंदाज में वकील सफाई की तरफ देखा, फिर तपाने वाले लहजे में कहा, आप इस शहर के सबसे काबिल और महंगे वकील हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ तो गए ही होंगे। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने आइंदा पेशी की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। नेक्स्ट हेयरिंग से पहले मैंने सानिया और उसके भाई नासिर को अपने दफ्तर में एक खुसूसी मीटिंग के लिए बुला लिया। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैंने गुज़िश्ता पेशी पर इस केस की सरजमीन में एक चमत्कारी बीज बो दिया है। अगली पेशी पर मैं इस बीज की आबियारी करने का इरादा रखता हूँ। मेरी ये काश्तकारी मुखालिफ पार्टी के जहनों में तहलका डाल देगी। फिर जैसे ही इस बीज में नमू का अमल शुरू होगा तो कुछ गैर मुतवक्के हैरत अंगेज़ वाक़यात वक़ू पज़ीर होंगे। हमें ऐसे ही एक सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाना होगा और वो भी भरपूर, और इस काम के लिए मुझे आप दोनों के ताउन की अशद ज़रूरत है। इन दोनों ने उलझनज़दा नज़र से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर नासिर ने सवाल किया, हम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन पता तो चले कि हमें करना क्या होगा। आइंदा 15 मिनट में मैंने इन्हें पूरी तफसील के साथ अपने मंसूबे से आगाह कर दिया और आखिर में कहा, अगर वैसा ही हुआ जिसकी मैं तवक्को कर रहा हूँ और आप दोनों ने मेरी हिदायत पर कमा हक कहूँ अमल करके दिखा दिया तो इस केस में हमारी जीत यकीनी होगी। वो बैक जबान होकर बोले, हम आपकी तवक्को पर पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। मैंने इन्हें समझा बुझाकर रुखसत कर दिया। आइंदा पेशी से एक रोज़ पहले मैंने आईओ आफ्ताब से दोबारा एक पुरसुकून माहौल में मुलाकात की। वो मुझे खासा बरहम दिखाई दिया। मैंने काम की बात करने से कबल उसकी बरहमी का सबब पूछा। क्या बात है आफ्ताब साहब, आप किसी उलझन में नज़र आ रहे हैं, कहीं आप मुझसे तो खफा नहीं हैं? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हैरत भरे लहजे में पूछने लगा, नहीं तो मैं भला आपसे क्यों नाराज़ हूँगा? पिछली पेशी पर मैंने भरी अदालत में आपको झाड़ जो पिला दी थी। नहीं बेग साहब, ऐसी कोई बात नहीं। वो जल्दी से सफाई पेश करते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ, वो आपकी एक सोची समझी हुई चाल थी। फिर इस वक्त आपकी तबीयत इस कदर मुकद्दर क्यों है? मैं केडी खान की रज़ालत के बारे में सोचकर पेचोताब खा रहा हूँ, उसने बताया। वो बंदा रज़्म व बज़्म दोनों मकामात पर कोई भी ओछा हथकंडा आजमाने से नहीं चूकता। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपके साथ उसने कौन सा हैंड कर दिया है? वो फट पड़ा, बेग साहब, आप ज़रा केडी खान का कमीनापन तो मुलाहिज़ा फरमाएं। इस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड को बयान बदलने के लिए 1 लाख रुपए दे दिए और मैं जो 1 साल से मामला चला रहा हूँ, मुझे महज 20,000 रुपये पर तनख्वाह दिया। आप बिल्कुल गलत अंदाज में सोच रहे हैं। मैंने उसकी तकलीफ को महसूस करते हुए छेड़छाड़ करने वाले अंदाज में कहा, आप केडी खान के इस वादे को क्यों भूल रहे हैं जो उसने साकिब की रिहाई के बाद आपको कोई बड़ा इनाम देने के हवाले से किया था? अब ये सारा किस्सा हवा हो चुका बेग साहब, वो कड़वे लहजे में बोला। मेरी और आपकी यही कोशिश होगी कि साकिब को सख्त तरीन सज़ा हो जाए। इस नौयत की सूरत हाल में केडी खान की जानिब से मैं फूटी कौड़ी की भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। कहीं आप अपने इस फैसले पे पछता तो नहीं रहे? हरगिज़ नहीं बेग साहब, वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। जब ओखली में सर दे दिया तो फिर मूसलों से क्या डरना? तो फिर आप खामखा अपना खून जलाना बंद करें और काम पर तवज्जो दें, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। हक का साथ देने और सच्चाई की राह पर चलने वालों को कदम कदम पर इसकी कीमत चुकाना पड़ती है, कभी माली तौर पर और कभी जज्बाती तौर पर सदमात का शिकार होना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में बोला। फिर पूछा, आगे का क्या प्रोग्राम है बेग साहब? मैं आइंदा पेशी पर फैज़ान और अंधे फ़कीर को अदालत के कमरे में देखना चाहता हूँ। ये बंदोबस्त हो जाएगा, वो मजबूत लहजे में बोला। आपको इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं।
मुझे कहीं से पता चला है कि याकूब नामी वो अंधा फकीर एक खुद साख्ता नाबीना है। मैंने सवालिया नज़र से आफताब की तरफ देखा। आपकी हासिल करदा मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, इस बंदे की भी एक दिलचस्प कहानी है। मैं दिलचस्प कहानियों को बड़े खुशू खुजू से सुनता हूँ। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको इस अंधे फ़कीर के बारे में सब कुछ बताता हूँ। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैं हमतन गोश हो गया। आइंदा 15 मिनट में इंक्वायरी ऑफिसर ने मुझे याकूब के हवाले से बेशकीमत मालूमात फराहम की, जिनमें से कई एक अहम पॉइंट्स को लेकर मैं अदालत में याकूब की दुर्गत बना सकता था। इसी वक्त मैंने ये भी फैसला कर लिया कि आइंदा पेशी पर मैं अदालत के सामने एक अनोखी परफॉर्मेंस भी दूंगा जो अंधे फ़कीर की मक्कारी का पर्दा चाक कर देगी। अपनी बात के इख्तिताम पर आफ्ताब ने कहा, बेग साहब, लगता है कि अंधे के हाथ बेर लग गई है, इसीलिए उसने कैंचली बदल डाली है। मैंने थोड़ी देर पहले जो दिलचस्प अजीब परफॉर्म करने के बारे में सोचा था, आईओ ने मेरी सोच की इस दीवार पर गोया एक रद्दा चढ़ा दिया था। मैंने उसकी बात के जवाब में मायनखेज अंदाज में कहा, आप फिक्र नहीं करें, मैं इसे कैंचली बदलने की मोहलत ही नहीं दूंगा। इससे पहले ही मैं इसकी खाल खींचकर जज की मेज़ पर रख दूंगा। जज के जिक्र से मुझे एक ख़ास बात याद आ गई है बेग साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। पिछली पेशी पर मैंने इसके रवैये में एक ख़ास बात नोट की है। कौन सी ख़ास बात? उसने ख़ास बात के अल्फाज 2 बार इस्तेमाल किए तो मैं पूछे बिना ना रह सका और मैंने सवालिया अंदाज में हैट्रिक कर डाली। मेरे ख्याल में केडी खान जज को ख़रीदने में कामयाब नहीं हो सका। वो इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बोला, वरना वो इतनी तवज्जो से आपकी बात न सुनता। आफ्ताब साहब, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, मैं ये तो दावा नहीं करता कि किसी जज को ख़रीदना मुमकिन नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि इस नौइयत की बातें उमूमन सीना गज़िट के तौर पर अदालत की फ़िज़ा में महवे गर्दिश रहती हैं, और अगर ऐसा कुछ वाक़ियतन होता भी है तो उससे राय से तशबीह दी जा सकती है। ये अलग बात कि बाज़ लोग इस मामले को पहाड़ बनाकर पेश करते हैं। मैंने जज हज़रात को ज़्यादातर मतीन, ज़िम्मेदार, परशनास, गैर जानिबदार और मरनजान मर्ज ही पाया है, लिहाजा हमें इस मखमसे से दूर ही रहना चाहिए। अगर किसी वकील की खोपड़ी में दिमाग और इस दिमाग में अपने मुवक्किल के दिफा के लिए ठोस दलाइल, मजबूत शवाहिद हों, अलावा इसकी ज़बान को अपना मौक़िफ़ बयान करने का सलीका हो, तो दुश्मन से दुश्मन जज कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आपकी बातों से मुझे बहुत ज़्यादा तवानाई हासिल हुई है। वो अकीदत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ ज़रूर, मैंने कहा। आपने नौरीन को कहाँ छुपा रखा है? यह एक सीक्रेट है आफ्ताब साहब, क्या आप मुझे इस राज में शरीक नहीं करेंगे? अगर सीक्रेट को किसी से शेयर कर लिया जाए तो फिर वो सीक्रेट कहाँ रहता है? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि आइंदा पेशी के बाद मैं आपको नौरीन की लोकेशन के बारे में बता दूंगा। सरेदस्त ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। नो इशू। उसने ऐसी नज़र से मुझे देखा जिसे शिकवा कर रहा हो कि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, ताहम ज़बान से उसने ऐसा जाहिर नहीं होने दिया और कहा, मैंने तो इस ख्याल से पूछा था कि अगर इसकी हिफाजत के हवाले से मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं कुछ कर सकूं। मैं आपके खुलूस की कदर करता हूं आफ्ताब साहब, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। आप इस बात की तसल्ली रखें कि नौरीन इस वक्त जहां भी है महफूज व मामून है। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत हो गया। ऐसी बात नहीं है कि मैं इंक्वायरी ऑफिसर पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा एतबार इस दर्जे का बहरहाल नहीं था कि जिसके लिए अंधा एतमाद की तरकीब इस्तेमाल की जाती है। शायद इसका कोई लाशऊरी सबब हो। ऐन मुमकिन है मेरे जहन के किसी गोशे में अवामी सोच का गम्माज ये ख्याल पनाह गज़ीन हो कि पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं। मैंने नासिर और सानिया को जो हसास जिम्मेदारी सौंपी थी, इसके हवाले से भी मैंने आईओ से कोई बात नहीं की थी। बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि इन्हें 7 पर्दों में छुपाकर रखना ज़रूरी हो जाता है। ये भी एक ऐसा ही मामला था। मैंने जैसा सोचा था वैसा होने तक राजदारी लाजिम थी। मेरे मंसूबे की कामयाबी के लिए ये एक कुंजी जैसी अहमियत की हामिल थी। मुझे यकीन है कि आप किसी से नहीं कहेंगे, इसलिए बताता चलूँ कि नौरीन को मैंने नासिर के घर में ठहरा रखा था। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मैं जज से इजाज़त हासिल करने के बाद विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और वहाँ मौजूद गवाह फैज़ान से मुखातिब होते हुए सवाल किया, फैज़ान साहब,
क्या आप नाखुदा हैं? इसे मेरे इस्तफसार से एक झटका लगा। आप कुफ्र की बातें क्यों कर रहे हैं? वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा कैसे हो सकता हूँ? फैज़ान साहब, आपने कहाँ तक तालीम हासिल कर रखी है? मैंने उसकी हैरत भरी उलझन को नज़रअंदाज करते हुए अगला सवाल कर दिया। मैंने कॉमर्स में इंटर कर रखा है, उसने जवाब दिया। लगता है तालीमी मदारिज तय करते हुए कॉमर्स इस तरह आपसे लिपटी रही है कि आपको अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू की जानिब ध्यान देने की फुर्सत नहीं मिली। मैंने तंज़िया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, मैंने उर्दू में आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आप कंवारे हैं। ओह, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, असल में उर्दू का वो लफ्ज़ आज मैंने पहली बार सुना है। आपने क्या कहा था? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा तो मैंने वजाहत करते हुए कहा, नाकिद खुदा। इसे नाकिद खदा भी कहा जाता है, जिसके मायने हैं कि कंवारा या कंवारी। लेकिन अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं, मैंने शिकायती अंदाज में कहा। ये बात मैं एक ख़ास मकसद से पूछ रहा हूँ। अल्लाह के फजल से 6 माह पहले मेरी शादी हो गई है, उसने बताया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर नवंबर तक आपकी शादी का मामला लटका हुआ था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए चहक कर कहा, मेरी तरफ से आपको डबल मुबारक हो। डबल मुबारक का मतलब? उसने ताज्जुब खेज लहजे में पूछा। एक मुबारक शादी की और दूसरी मुबारक जॉब में नाकाबिल फहम तरक्की की। मैंने उसकी धुलाई का आगाज करते हुए मायना खेज लहजे में कहा, 1 साल पहले आप जिस बैंक में एक मामूली टेलर की हैसियत से काम कर रहे थे, वहाँ से आपको महज 2500 रुपये सैलरी मिला करती थी, और अब आप एक मारूफ बैंक में ऑपरेशनल मैनेजर की पोस्ट पर बैठकर मुबलिग 8000 रुपये तनख्वाह उठा रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, वो सादगी से बोला। क्या यह भी दुरुस्त है कि साबिक बैंक में आपने लगभग 6 साल मुलाजमत की थी? मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, और इस दौरान में आप मुसलसल किसी अच्छी जॉब के लिए मुख्तलिफ बैंकों में ट्राई भी करते रहे थे, लेकिन कहीं तो आपकी वाजबी सी तालीम आड़े आ जाती थी और कहीं आपकी काबिलियत मतलब ना तजुर्बेकारी या कम तजर्बेकार होना आड़े आता रहा। जी हाँ, ये सच है, उसने उस बात में गर्दन हिलाई, फिर फलसफियाना अंदाज में बोला, बस जनाब, कारखाना कुदरत में हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। कारखाना कुदरत की अहमियत और अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं, मगर जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं वो कारखाना दारुल अमल कहलाता है। यहाँ पर होने वाले हर काम की कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई सबब